नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर का दंगल सज चुका है। 3 नवंबर को जनता अपना जनादेश ईवीएम में कैद करेगी। 6 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन जो आदमपुर की लड़ाई है उसमें जुबानी जंग भरपूर हो रही है और सिर्फ तीखी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर मामला चुनाव आयोग तक जा रहा है। शिकायतें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, निशाने साधे जा रहे हैं। कुल मिला के आदमपुर का दंगल बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। आदमपुर की लड़ाई बयानबाजियों पर आए। उपचुनाव में अब की बार एक दूसरे पर तंज से वार। आदमपुर के दंगल में भोंपुओं के शोर से ज्यादा तंज, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियों से माहौल गर्म है। चुनाव जीतने की लड़ाई अब वार पलटवार पर आ गई। कोई साख पर सवाल कर रहा है तो कोई अपनी सियासत साधने के लिए सवाल कर रहा है। जो पिछले कुछ समय से कहते हैं कि आदमपुर हल्के वनवास का शिकार रहा, मैं पूछना चाहूंगा, कुलदीप जी, जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे तो आपके पास कितना एमपी लैड से फंड्स आए थे? कितना फंड आपने आदमपुर के विकास के लिए व अन्य लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया? हरियाणा में अपना भविष्य तलाश रहे आप नेता सवालों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन आदमपुर को लेकर आपका प्लान बड़ा ही गोलमोल है। उधर आरोप प्रत्यारोप के दौरान के बीच कुलदीप बिश्नोई कुछ तीखे सवालों पर घिरते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने एक शिकायत सौंपी है आपकी नॉमिनेशन से, उसमें कुछ कहा है, छुपाया गया? नहीं, हमने कुछ नहीं छुपाया। हमने कुछ ना छुपाने वाले, नाम छुपाने वाला ड्रामे का काम आम आदमी पार्टी का है। तो केसों को लेकर के उन्होंने कहा है कि 4 की बजाय 1 केस उसमें लिखा है किसी कोलम मिस्त्री। देखिए जी, हमने केस जितने थे केस के नंबर के साथ लिख के दिया है। ये बंद धड़क बातें, ऐसा कुछ नहीं है। वार पलटवार के इस दंगल में इनेलो भी पीछे नहीं। कुलदीप बिश्नोई को निशाने पर लेते हुए अभय चौटाला ने आईना कुछ इस तरीके से दिखा दिया। कुलदीप बिश्नोई भी है, चुका मेरा, फिर कांग्रेस में भी रहा, पहले भी कांग्रेस में रहे। जो भाजपा को कोसते थे, जो भाजपा को गालियां देते थे 4 दिन पहले, आज वो कहते हैं कि हम तो मोदी जी के लोकप्रियता पर मुख्यमंत्री के विकास पुरुष के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। आदमपुर दंगल की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इंतजार है जनता के जनादेश का और जनादेश के फैसले का। लेकिन फिलहाल प्रत्याशी, नेता और पार्टी सब मुद्दों को भूलकर वार पलटवार की राजनीति में जुटे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, आदमपुर के मुद्दे नेताओं से दूर है, जुबानी जंग भरपूर है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए, सभी 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत कराते हैं। चारों जो मेहमान हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इंडियन नेशनल लोक दल से हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी हैं। मनोज राठी हैं आम आदमी पार्टी से, और वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और तीखे भी होंगी बयानबाजी, सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये मामला तो चुनाव आयोग तक ले गए। आपके प्रत्याशी के खिलाफ चल क्या रहा है? देखिए, वो तो उनका राइट है, जो उनको लगेगा वो जाएंगे। ऐसे सियासी अखाड़े में यही दाव पेच होते हैं, जब कुछ असली नहीं मिलेगा तो नकली लेकर चलेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं है। कांग्रेस की, आपकी अपनी पुरानी आदतें हैं और पुराने मित्र मंडली के लोग हैं। ये जैसा जैसा दाव खेलते आए हैं वो पुराने दाव के खिलाड़ी हैं। लेकिन जनता आगे बढ़ रही है, समाज आगे बढ़ रहा है, तकनीकियां आगे बढ़ रही हैं। ये पिछले उसी ढर्रे पर वरुण जी लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, दुनिया का नेतृत्व तो करने वाला है। इसलिए बात उन पर करो जो बात करने की है, उन पर मत करो जिनके कोई वजूद ही नहीं रहा। जो 20 साल पुरानी राजनीति के ढर्रे पर इसमें ये है जी, इसमें ये है जी, कुछ नहीं। कोई अनपढ़ लोग आज है नहीं, सब शिक्षित लोग हैं, सबके पास अच्छे अच्छे वकील हैं, सब चीजें उन्होंने बाकायदा बहुत बढ़िया ढंग से की है। इसका कोई नहीं है। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो वो चुनाव आयोग के पास जाएगी तो वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, वो सबको सामने आ जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता
और इन लोग के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, उनको धरातल की बात सोचनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कल का चेहरा सब लोगों ने देखा, और फिर भी बेशर्माई से हरियाणा की राजनीति में आप प्रवेश द्वार का, और वो भी आदमपुर से एंट्री चाहते हैं। अरे भाई, जब आप हरियाणा के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते, हरियाणा के हितों के लिए पुरजोर तरीके से बोल नहीं सकते, तो आप हरियाणा की जनता से किस वादे से और किस मुंह से आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? और इनेलो और कांग्रेस तो बहुत पुराने खिलाड़ियों को लेकर आए हैं, जिनका दाव भी पुराने हैं और काम भी पुराने हैं। उनको सबने, जनता ने जान लिया। हमारे पास नया एक पढ़ा लिखा युवा, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। जी चलिए, मैं शास्त्री जी की बात लौटूंगा। जी शास्त्री जी, कंप्लीट करिए। हाँ, तो हमारे पास जो नवीनतम चीज है उनको लेकर आए हैं। इसलिए ये जो घिसी पिटी बातें हैं, घिसे पिटे लोग हैं। जयप्रकाश जी तो पहले से कह दिया, भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब गले में ढोल बजा डाल दिया, तो गले में ढोल पड़ा तो बजाना तो पड़ेगा, बजाएंगे, कोई बात नहीं। विजेंद्र कुर्डाराम भी कांग्रेस की टिकट के ऊपर इंतजार करते करते जब इंतजार खत्म हो गया, तो इन लोगों ने ऐसे लपक लिया जैसे आसमान से कोई चीज ली और हथेली में आ गई, और उनको लगा के टेक दिया। ठीक है सर, दोबारा आता हूँ। विजेंद्र रेड्डू जी, शिकायत करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको चुनाव में? हाँ, देखिए वरुण गोयल जी, मुझे शिकायत किस बेस पर की गई है वो मैं अभी सुन नहीं पाया हूँ। या तो आप थोड़ा सा बताएं तो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जी। वो इंडियन नेशनल लोकदल ने शिकायत की है कि जो जानकारी दी गई है अपने जब नामांकन भरते हुए, उसमें एक ही मामला बताया गया, जबकि मामले 4 चल रहे हैं। ये शिकायत की गई है कि उन्होंने मामले छुपाए हैं। तो देखो ये बिल्कुल सही है, और मैं मानता हूं कि जो शिकायत दी गई है और रिटर्न में जो शिकायत दी जाती है, जो रिटर्न में काम होता है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती। जरूर आज तो कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर तो काफी मामले चले हुए हैं, और भव्य जी के ऊपर भी जरूर होंगे। जब शिकायत दी है तो ये तो फिर कैंडिडेट के योग्य ही नहीं रहे। यदि इन्होंने शुरू में ही छुपाया तो इनके ऊपर तो केस और दर्ज होगा, ये इलेक्शन के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे अगर इस तरह की कोई हरकत इन्होंने की है। जो व्यक्ति चुनाव आयोग से अपनी जानकारी साझा नहीं करता, उसको छुपाने का काम करता है, तो शिकायत है ना, मानता हूं कि हाँ, जरूर इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करने का काम करे। इसके अलावा जो अभी ये कह रहे हैं कि कुर्डाराम जी की इन्होंने बात की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सत्यव्रत शास्त्री जी बड़े प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी की बात तो रखेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए जो आपका कैंडिडेट है वो कौन है? उन्होंने 2009 में हजका बनाई, फिर उसमें बीजेपी में गए, कभी कांग्रेस में गए, कभी बीजेपी में गए। आज तुरंत आपने धमकी दे करके उसको ईडी और इनकम टैक्स की 200 करोड़ रुपए के नोटिस थमा करके अपने पाले में कर लिया और उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। क्या आपके पास कोई पुराना अपना वर्कर नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, हल्के का कोई व्यक्ति आपने अमेरिका से बुला करके इसको इलेक्शन लड़वाने का काम किया? दूसरी बात, विद्रोही जी की भी बात हम कर लेते हैं। अभी तो विद्रोही जी बोले ही नहीं रेड्डू साहब। नहीं बोलेंगे ये तो बोलेंगे तब कब? नहीं तब काउंटर करना है ना सर। नहीं विजेंद्र जी ऐसे नहीं, ऐसे आनंद नहीं आएगा। अभी आपने सत्यव्रत शास्त्री जी की बात का जवाब दे दिया, मैं फिर आता हूँ। एक बार विद्रोही जी बोल तो ले। नहीं इतना अन्याय मत करिए सर। हाँ, मैं मेरी बात तो कह दूं। हाँ, अपनी कहिए। देखिए, हाँ, शास्त्री जी की एक बात तो रही कि ताजा आया और कैंडिडेट बना दिया। कुर्डाराम जी ने बहुत अपील की, पूरे हलके के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के कांग्रेस हाईकमान से प्रार्थना की कि कुर्डाराम जी हमारे हलके के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, संघर्षशील नेता है, आप इसको टिकट देने का काम करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसकी पूरे हलके के लोगों की एक आवाज को दबाने का काम किया और उसकी अनदेखी करने का काम किया। तब उन्होंने अभय सिंह जी से संपर्क किया और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दरियादिली दिखाते हुए उनको अपना कैंडिडेट बनाया, और जो कि भारी मतों से जीतने का काम करेगा। शास्त्री, ठीक है विद्रोही जी, अब आया तो मैं आपके पास, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो चुनाव है इसमें अब शिकायतों का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और बड़े तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। चुनाव सही दिशा में जा रहा है आपके हिसाब से? वरुण जी, सबसे पहले मेरा अपने चारों पैनलिस्ट साथियों को प्रणाम, और उनसे आग्रह 6 नवंबर तक इसी तरह तीखी बहस भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। धैर्य ना खोएं और शालीनता बनाए रखें, शालीनता से जवाब दें। एक तो वरुण जी बात बड़ी साफ हो गई,
आदमपुर में केवल कांग्रेस है और कोई है ही नहीं, चारों उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। तो इसलिए क्योंकि किसी के पास है ही नहीं कुछ, कांग्रेस के अलावा किसी के पास कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस ही कांग्रेस है। और जब कांग्रेस ही कांग्रेस है तो कांग्रेस ही जीतेगी। अगली बात, नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई ना सर कि ये तो कॉन्सोलेशन प्राइज लेने की, सांत्वना पुरस्कार लेने की बात हो गई। कोई भी जीतेगा तो आपको तसल्ली मिलेगी क्या? नहीं सर, वरुण जी मैं कह रहा हूं कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीतेगा। नहीं, अगर चारों ही कांग्रेस के लड़ रहे हैं तो फिर जीतेगा तो कोई एक ही। आप मुझे ये बताइए ना वरुण जी, जब आदमपुर की जनता ने कांग्रेसियों को ही वोट देना है तो ओरिजिनल कांग्रेस को देंगे, हाथ के निशान को देंगे। कांग्रेस के जो लोग हैं, जो छिपे हुए, कोई कमल छाप में छिप रहा है, रेणु जी आता हूं मैं आपके पास, एक मिनट, छाप में छिप रहा है, कोई झाड़ू छाप में छिप रहा है, उसको क्यों देंगे? और दूसरी बात, मैं उससे आगे एक बात और कहता हूं, इस चुनाव में एक बात और साफ हो गई, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया, फिर भी ठीकरा हम पर फोड़ रहे हैं भाजपा के भाई। अब जो मैंने शिकायत मैंने भी देखी है, जो एफआईआर दी है उन्होंने बाकायदा एफआईआर दी है, 4 एफआईआर दिए, उनके नंबर दिए हैं। अब वो गलत है या सही है देने वाले जाने और चुनाव आयोग जाने, पर मैं चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि चुनाव आयोग जिनका तोता है, और उसका सीधा प्रमाण मैं आपको 2 ही दूंगा छोटे छोटे। इन्होंने गुजरात के चुनाव की घोषणा नहीं की, हिमाचल की कर दी, ताकि ये 10 दिन और सत्ता का खेल खेल सके। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर सिंबल फ्रीज कर दिया शिवसेना नाम का, जबकि जिस व्यक्ति के कहने से सिंबल फ्रीज किया वो चुनाव भी नहीं लड़ रहा, और ये कहकर सिंबल फ्रीज किया कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे। तो आप अंदाजा लगा लो कैसा चुनाव आयोग तोता है, और तोते से आप ये अपेक्षा करोगे तो फिर चुनाव ना करवाए जाए फिर इस हिसाब से तो मजबूरी है लोग। नहीं, फिर तो आप नतीजों के बाद भी कह देंगे सर नतीजे फिक्स हैं। वरुण जी ऐसा है, वरुण जी जब मतदाता जमकर वोट देगा चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, पर जहां भी थोड़ा मोड़ा फर्क होगा डांडी भाजपा की तरफ मारेगा, मेरा सीधा आरोप है। मनोज राठी जी, अगली बात जो नहीं, मैं आखिरी बात खत्म कर देता हूं। अगली बात मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा स्पष्ट आरोप है भाजपा, आप पार्टी और इन्हें लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैंडिडेटों को देख लो, कैंडिडेटों की जातियां देख लो, वोटों का समीकरण देख लो, कांग्रेस की वोट कैसे कटे, तीनों मिलकर यही षड्यंत्र कर रहे हैं, और मतदाता इस षड्यंत्र को जानता है, इसलिए सीधा सीधा मुकाबला है कांग्रेस में और भाजपा की तिकड़ी के साथ, और हम जीतेंगे। अच्छा, बाकी दोनों को रूल आउट कर रहे हैं। चलो मैं आऊंगा आपके पास। मनोज राठी जी, भाई ये एक तो आरोप आप पे कांग्रेस लगा रही है कि आप बी टीम है, उम्मीदवार ऐसे उतारे गए हैं कि वोट कटे और इस सिचुएशन में बीजेपी को फायदा हो। वेद प्रकाश विद्रोही जी का आप पर आरोप है। तो मैं बताऊंगा शिकायत के बारे में। हमारी लीगल टीम ने शिकायत की लिखित में चुनाव आयोग को, और उसमें हमने, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, बाद में मैं डाल भी दूंगा। इस डॉक्यूमेंट्स में 4 केस हैं भव्य बिश्नोई के ऊपर, और उसने एफिडेविट में एक केस दिखाया है। तो भाई कुलदीप जी अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दे रहे थे, बोला नहीं हमने सही लिखा है। भाई सरेआम झूठ बोलने लग रहा है। एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है, एफिडेविट की कॉपी हमने ले रखी है। एक बात बताओ भाई, इस प्रकार चुनाव लड़ोगे क्या? भाई फार्म में कुछ भरते हो, सच्चाई कुछ है, और फिर बयान में झूठ बोलते हो। ये तो बीजेपी का खेल आपके सामने आ गया। भाई एक बात बताओ, भाई शुरुआत इन्होंने झूठ के साथ करती है, फार्म ही झूठ के साथ भर दिया है, और फार्म भरवाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता है क्या? भाई इनको समझदार नहीं है, ज्ञान नहीं है, या कुछ बातें छिपाना चाहते हैं? भाई कहानी क्या है, किस चक्कर में इसने एक केस दिखाया, जबकि 4 फौजदारी के केस हैं जिनकी डिटेल्स मेरे पास है, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, और फिर हमारे प्रवक्ता जी कुछ न कुछ और बोल जाएंगे, और कांग्रेस वाले तो साथी भाई पूछोगे। मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, प्रवक्ता जी ने, जेपी जी कलायत में बोल रहे थे, मेरे पास वीडियो पड़ी है उसके तहत की, कि मैं कलायत को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, अब मैं कलायत की सेवा करूंगा। और कल आदमपुर में बयान देने लग रहे थे कि आदमपुर वासियों मुझे चाहे जिताओ चाहे हराओ, मैं आदमपुर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। एक बात बताओ जी, जो डंग पर झूठ बोलता है,
कलायत में अलग बात करता है, आदमपुर में अलग बात करता है, उन लोगों को कौन वोट देगा भाई? और फिर सारी जनता ने पता है कांग्रेस का जैसा चरित्र है, और फिर सारी दुनिया ने देख लिया कांग्रेस का तो सौदा ही नहीं बचा, सारा देश जा चुकी है। ठीक है, स्टेट में इनकी सरकार बची है। ठीक है लाठी साहब, आप तो जरा जवाब दे लूं। शास्त्री जी, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये जो पूरा मामला है, हाँ कंप्लीट करिए। ये लोग सेटिंग बाज हैं, सेटिंग करके बीजेपी के साथ चुनाव लग रहे हैं। ये लोग हमें भी टीम बतावे, सच्चाई को ईडी के दल से ये लोग बीजेपी को। ठीक है राठी जी, आ गई आपकी बात। जी राठी जी, आ गई आपकी बात। शास्त्री जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि भव्य बिश्नोई के नामांकन को चुनौती दी गई है, जिसपे सवाल उठा रहे हैं मनोज राठी और विजेंद्र रेडू, और विद्रोही जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि डांडी मारी जाएगी। अब इसका क्या मतलब मैं निकालूं, आप बता दो। हाँ देखिए वरुण जी, जहां तक भव्य बिश्नोई के नामांकन की त्रुटियों का विषय है, वो अभी कुलदीप बिश्नोई का आपने बयान सुनाया, उसके अंदर कुछ नहीं है। वो शाम तक क्लियर भी हो गया कि मामला क्या था, रद्द हो गया या उसका कोई जो भी बीच का कोई रास्ता होगा, या वहाँ है या नहीं है, एफआईआर रद्द हो गई या एफआईआर की कोई अपील चल रही है, जो भी होगा वो कल तक स्पष्ट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि भाई सब कांग्रेस ही कांग्रेस है, तो कांग्रेस ही कांग्रेस है तो एक चीज तय कर ले आज वरुण जी कि कैंडिडेटों को आप कर लो फ्रीज और पार्टी को ले आओ, क्योंकि कैंडिडेट तो कांग्रेस के मान लिया हमने, लेकिन सिंबल तो सबके पास अलग अलग है। तो फिर बात कर लो देश के राज्य के जो राजनीतिक पार्टी है उनकी, राजनीतिक पार्टियों की नीतियों की और उनकी नीयत की। अब ये तीन चीजें क्लियर हो जाएंगे तो वो कैंडिडेट कॉमन हो जाएगा, लेकिन कैंडिडेट के पास एक चीज अतिरिक्त है जो कांग्रेस नहीं है, ये सिद्ध करता है, और वो मैं कहता हूँ सबके पास अपने अपने सिंबल है। तो पहले स्पेल में मैंने कह दिया कि भाई जो थी, लेकिन अब दूसरे में मेरा विषय है कि आप कैंडिडेटों को कॉमन मानकर पार्टी की नेता, नीति और नीयत पर चर्चा करके देख लें। कांग्रेस के नेता का कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है, न स्टेट उनको मानता न स्टेट केंद्र उनको मानता, ये दोनों क्लियर हो गया, वहां कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत है वो चीटिंग से, हेराफेरी से, धोखापट्टी से उसका जन्म हुआ है। उसी जन्म की राजनीति ने उसको दिल्ली में जन्म दिया और कहीं उनका सूत सद गया। वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी ने उनके ऊपर कृपा की होगी, अपनी गलत नीतियों के कारण उनको जगह मिल गई। बाकी हरियाणा के विषय में यदि आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी कि आम आदमी पार्टी के माध्यम से मनोज जी आप भी यदि राजनीति करना चाहते हो तो भारी भूल होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म जो है वो पंजाब में हरियाणा के खिलाफ जन्म हुआ है, और जो हरियाणा के खिलाफ की राजनीति करेंगे उनको हरियाणा की जनता स्वीकार कैसे करेगी। इसके बाद जब रेणु जी आए बात कहने के लिए कि रेणु जी के जो कैंडिडेट है वो कहां से आए, वो तो हमने कॉमन ही कर दिया, लेकिन अब अपन आ जाते हैं इनकी नीति पर। भाई जितने साल तक इन लोगों का शासन रहा, किसान के लिए, मजदूर के लिए और किसी भी पढ़े लिखे आदमी के लिए, रोजगार के लिए, तीन चीजों के ऊपर अपने समय के रेणु जी आंकड़े बताते कि हमने ये किया था। अरे नहीं सर, चर्चा कहीं और चली जाएगी, आदमपुर पे रखते हैं अभी इसको। ठीक है, आदमपुर पे रखते हैं। रेणु जी मेरे दो, ठीक है रेणु जी दो सवाल है मेरे। ठीक है शास्त्री जी आपकी बात आ गई। रेणु जी दो सवाल आपके लिए आए। एक तो जो विद्रोही जी ने कहा कि भाई सारे ही कांग्रेसी हैं, मतलब यानी अब वो कोडाराम जी को अभी भी वो कांग्रेसी ही मान रहे हैं, एक। और दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की, जो आरोप वो लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो जातीय समीकरण बिठाया है उससे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, जहां तक कोडाराम कांग्रेसी आदमी है उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके जो कैंडिडेट हैं भाई जयप्रकाश जी, वो कौन है? वो शुरू में पैदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुए थे, उनका जन्म ही वहां से हुआ था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से राजनीति की उसने जो है ना सीखना शुरू किया था। देवीलाल के चरणों में बैठ करके याद सुरेंद्र बरवाड़ा जी के मकान पर रहा करते थे, तो इसका मतलब वो इनेलो के हैं। और उसके बाद तो जयप्रकाश जी तो हुई पाई भी हुए थे, हरियाणा विकास पार्टी में भी रह करके आए थे। उसके बाद सारी पार्टियां छोड़ दी, वो निर्दलीय भी रहे थे, कलायत से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कांग्रेस को पानी पी पी करके गालियां दी थी। इसके बाद जो है ना फिर वो दोबारा से, और एक और बड़ी बात बता दूं मैं
जब ये हरियाणा विकास पार्टी छोड़ी थी तो इसको किसी भी पार्टी ने नहीं लिया था, किसी पार्टी ने इसको ज्वाइन ही नहीं करवाया था। हिसार में बस स्टैंड के कॉलेज के ग्राउंड में जलसा था चौधरी भजनलाल जी का, वहां जाकर के पैर पकड़ के इन्होंने कहा था कि जोशी साहब मुझे मिला लो, मुझे तो कांग्रेस में शामिल ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये विकास पार्टी के हैं, इनेलो के हैं, निर्दलीय हैं या कांग्रेस के हैं, ये तो विद्रोही जी स्पष्ट करेंगे इसको। लेकिन कुरुड़ाराम जी तो खुल करके बोलते हैं, मैंने 40 साल कांग्रेस की सेवा की है, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा करने का काम किया, पूरा हल्का चाह रहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी कुरुड़ाराम जी को बनाया जाए, लेकिन उनको एक स्थानीय आदमी को टिकट ना देकर के बाहरी विधायक को वहां पर भेजने का काम किया, और जिसके पर्चे निकलने शुरू हो गए। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है विद्रोही जी ये सुन करके, क्योंकि कल नॉमिनेशन में मैं भी हिसार गया हुआ था, 11 बजे पहुंचा था और आपका दफ्तर के सामने से गुजर के हम जो ना सेक्रेटरिएट गए थे आगे, पहले आपका दफ्तर आता, वहां हमने देखा था, वहां काफी सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो वहां मैं 2 मिनट के लिए रुका, मैंने एक भाई से पूछा आपके कांग्रेसी साथी से भी क्या रहेगा, जयप्रकाश जी पुराने खिलाड़ी हैं, सांसद भी रहे हैं। बोला यार रहे तो हैं, इसने तो हमारी बेइज्जती करवा रखी है, कई तो पेट्रोल पंप वाले आ गए, कई अनाज मंडी वाले आ गए, जो पुराने उधारे हैं वो सारी की सारी उगड़ करके आगे खाते खुलने शुरू हो गए। विद्रोही जी बड़े गजब की बात है, इतने बड़े बड़े आदमी करोड़ों अरबों खरबोपति आदमी हैं और छोटे छोटे गरीबों को मारने का काम करते हैं, ये बड़ी गलत है। लेकिन जहां कुरुड़ाराम की बात करता हूँ, पूरे हलके में एक व्यक्ति सिंगल उसकी चरित्र के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर, उसकी लोकप्रियता के ऊपर, उसके संघर्ष के ऊपर, उसके समाज सेवा के ऊपर एक व्यक्ति कोई उंगली उठा दे तो आप मुझे बता दे, उस आदमी का नाम देना, मैं जरूर मिलकर के आऊंगा। आज भी कुरुड़ाराम जी जन सेवा कर रहे हैं, जन संघर्ष समिति बनाई। अब सत्यव्रत शास्त्री जी आप मुझे बताइए, जन संघर्ष समिति बनाई, आज भी आदमपुर के कम से कम आधे गांव में पानी पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आप बड़ी सेखिया बखारते हैं, हमने जगमग योजना की 5500 गांव को जगमगा दिया है हमने, लेकिन आदमपुर वाले तो चिल्ला रहे हैं कि ढाणियों में आज तक लाइट नहीं आपने पहुंचाई, धरने पर कर रहे हैं। ठीक है रेणु जी, अध्यापकों के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको अध्यापक नहीं मिल रहे हैं, वो शिक्षा के लिए रो रहे। चुनाव के डर में आपने मर्जिंग को खत्म कर दिया, वो भी केवल आदमपुर में, पूरे हरियाणा के करते तब भी मान लेते। आदमपुर के मर्ज स्कूलों को वापस फैसला ले लिया आपने, जनता समझती नहीं कि क्यों लिया है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए। ठीक है शास्त्री जी, आप सुन रहे हैं, देखिए वो तो जयप्रकाश जी का पूरा इतिहास उन्होंने बता दिया, तो यहाँ तो कोई भी पक्का कहीं का नहीं है, सब कहीं ना कहीं से घूम के आए हुए हैं। तो इसीलिए वरुण जी मैंने कहा ना कि आप विषय चेंज कर लो और पार्टी के नेताओं को छोड़कर पार्टी की नीति, नेता और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर चर्चा कर लो। ठीक है। और जो आदमी आज की पार्टी ठीक है, उसका नेता, राष्ट्रीय नेता ठीक है, उसका प्रदेश का नेता ठीक है, तो जनता उसको चुन लेगी। ठीक है, आप तराजू पर तोल के देखो। ठीक है विद्रोही जी भाई, पक्का तो कोई कांग्रेसी नहीं है, चारों कांग्रेसी तो नहीं है। गोयल साहब एक मिनट, शास्त्री जी क्या आप एक प्रदेश का बाई इलेक्शन भी केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर ही लड़ेंगे? हरियाणा प्रदेश में ना कैंडिडेट का चेहरा, प्रदेश का। एक मिनट रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, विद्रोही जी बोल रहे हैं, रुकिए विद्रोही जी बोल रहे हैं। अच्छा आप दोनों रुकिए, विद्रोही जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए विद्रोही जी। से लोक दल में नहीं है, वो लोक दल वाला नहीं हो सकता। अगर आप ये पैमाना लगाएंगे तो ओम प्रकाश चौटाला जी भी पहली बार एमएलए कांग्रेस से ही बने थे, शायद इनको मालूम नहीं है, और देवीलाल जी भी पहली बार एमएलए कांग्रेस से ही बने थे। तो मैंने जो कहा है उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा है कि सारे कांग्रेसी हैं, क्योंकि अगर इनकी अपनी विचारधारा के लोग होते तो ये अपनी विचारधारा के लोग देते। शास्त्री जी ने नीति की बात करी, शास्त्री जी आप परिवारवाद का विरोध करते हैं, और 54 साल से 68 से लेकर 2022 तक जिस परिवार का एक छत्र कब्जा रहा है जिस सीट पर, उस पर आप उसी परिवार को आगे बढ़ाकर कह रहे हैं हमने नया आदमी लाया है। कौन से नए लिया है आपने, कौन सा नया विचार दे दिया? दूसरा आप कह रहे हैं साफ सुथरी राजनीति करते हैं। भैया हो सकता है आप साफ सुथरी राजनीति करते हो, मैं शायद कम आपसे जानता हूं, पर जहां तक मेरी जानकारी है और शायद वरुण जी को भी पता होगा, 8 जून 2022 तक आपकी मोदी सरकार भाऊ बिश्नोई को आर्थिक अपराधी बता रही थी सुप्रीम कोर्ट में। कुलदीप बिश्नोई का पासपोर्ट वापिस ना हो इसके लिए आपका सॉलिसिटर जनरल पैरवी कर रहा था, और आपने पक्ष में फैसला लिया कि इसका लुकआउट नोटिस जारी है भाऊ बिश्नोई का,
और इसका पासपोर्ट जब्त है, और दोनों विदेशी पैसा रखने वाले आर्थिक अपराधी हैं। अब भैया 4 महीने में क्या हो गया? आपकी नीति में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि आपने नहा धोकर उनको वॉशिंग पाउडर में ले जाकर गंगा पुत्र बना दिया? ये तो आपकी नीति है। आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम किसानों के हित में लड़ते हैं। अरे भैया, अगर आप किसानों के हित में लड़ते हो तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा वरुण जी, आपने भी बहुत किए होंगे डिबेट। इनको गांव में लोग नहीं घुसने देते थे। इनका जो पड़ोस का देवेंद्र बबली है टोहाना का, वो आजकल इनका पंचायत मंत्री है, उसने सार्वजनिक बयान दिया था कि भाई खट्टर जी हमारे लिए हेलमेट ला दो, अगर बिना हेलमेट पहने हम गांव में गए तो लोग हमारे सिर फोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे तो आप नहीं। मैं लास्ट बात एक और कह देता हूं। भाई साहब ने बात की, रेड्डू साहब ने कूड़ाराम जी की, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहता, पर शायद ये भूल गए कूड़ाराम जी जिस पानी की लड़ाई लड़ रहे थे वो बाल संबंध नहर ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही बंद की थी। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, भाई आरोप आप पे आ रहा हूं। मनोज जी आ रहा हूं क्योंकि सवाल जरा सीधा सीधा हो गया। भाई 2-3 सीधे सीधे सवाल पूछे आपसे, परिवारवाद से लेकर के और आर्थिक अपराधी तक। देखिए वरुण जी, परिवारवाद की कल्पना केवल हमने किस लिए कही कि हमारी पार्टी परिवारवाद को योग्यता के आधार पर लेती है, और परिवारवाद को हमने परिवार को तो नहीं बढ़ाया। कुलदीप बिश्नोई को हमने तो पार्टी में ज्वाइन करके नेता और एमएलए एमपी नहीं बनाया, वो तो कांग्रेस के उत्पादन है। हमारे पास जब आए हैं तो भव्य बिश्नोई के रूप में आए, और भव्य बिश्नोई जो है वो तय किया कि मैं जो है पिछली बातों को छोड़कर नए स्थान के ऊपर आया हूं और मुझे ये अच्छा लगता है। तो परिवारवाद तब होगा जब भव्य बिश्नोई की आने वाली संतति को हम प्रमोट करेंगे, और वो भी तब प्रमोट करेंगे जब वो योग्य नहीं होगा। परिवारवाद ऐसा होता है कि चाहे मेरा बेटा हो, चाहे योग्य हो या ना हो। भाई आपको हम परिवारवाद क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के कितने से बड़े नेता आपने तिलांजलि देकर वापस कर दिए, लेकिन राहुल जी को आपने बनाए रखा। मनोज जी, सर अब समय थोड़ा कम है, मनोज जी की बारी रह जाएगी। मनोज जी, समय थोड़ा कम है, मनोज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात कह के पूरी कर देता हूं। 30 सेकंड में। कांग्रेस के कितने ही नेताओं को इन्होंने धरती चटा दी, लेकिन अपने नालायक बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी भी जोर पूरा लगाकर इसको कहते हैं परिवारवाद। ठीक है मनोज जी बोलिए। इसमें कोई दो राय नहीं, परिवारवाद तो है। बीजेपी कभी उम्र के हिसाब से, कभी परिवार के वाद के हिसाब से बड़े बड़े नेताओं को ठिकाना लगा दिया। आडवाणी जैसे नेताओं को, और भी कई नेता थे, लेकिन दूसरी तरफ भव्य बिश्नोई को इन लोगों ने टिकट दे दी। वो चौधरी भजनलाल जी के पोते हैं, या परिवारवाद नजर नहीं आया। ये पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए, वो मैं ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के कुलदीप को अपनी तरफ लिया। क्यों लिया? इसके बहुत बड़ा सत्य है। ये लोग कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में यूज कर रहे हैं। खुद कुलदीप ने ये बात मानी है कि मैं राजस्थान की राजनीति करूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति करूंगा। आज ये बात उसके मुंह से हमने सुनी है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो एक महीना पहले बात बताई थी कि ईडी का डर दिखाए कुलदीप जी को इसलिए। समय खत्म हो गया है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ, हालांकि चर्चा रोज होती रहेगी। हाँ, एक लाइन में जवाब दे दीजिए बस। एक लाइन में पूरी कर दूंगा। यदि इस देश की सत्ता ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती तो ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर उपयोग कांग्रेस करती। इसलिए जनता का विश्वास जीतिए। ईडी, सीबीआई और इनको लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करती है, फासिज्म में केवल भाजपा ही विश्वास करती है। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, समय समाप्त हो गया, लेकिन आदमपुर का दंगल है, इसमें तो चर्चा हम करते रहेंगे। इसमें हम सर चर्चा करते ही रहेंगे, लगातार होती रहेगी, और रोज कुछ ना कुछ नया निकल कर भी आएगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, और सियासी अखाड़ा में बात हो रही है आदमपुर के दंगल की। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।